हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सबको। चलो आज स्टार्ट करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज मैं क्या करूँगा कि 25 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल न्यूज़ कवर कर दूँगा। और शायद ये पूरा न्यूज़पेपर ना कवर हो, लेकिन मैंने रेड से टिक लगा दिया है जो क्रीम न्यूज़ है। तो मैं पहले 25 मिनट के अंदर उसे ख़त्म कर दूँगा। ये मेरा श्योर वादा है। अगर टाइम बचा तो ये पर्पल टिक भी मैं कर दूँगा, और नहीं हुआ तो मैं एक एक पार्ट 2 टाइप का बनाऊँगा जिसमें ये पर्पल टिक वाले होंगे, क्योंकि ये क्रीम नहीं है। बट अगर किसी को सारे फाइनेंशियल न्यूज़ जानने हैं तो मेरी वो पार्ट 2 टाइप वाली वीडियो देख लेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला न्यूज़ है ना, वो है टोटल एनर्जीज़ टू बाई, ये वाला न्यूज़, टोटल एनर्जीज़ टू बाई 25% इन अदानी न्यू इंडस्ट्री। अब यहाँ पे दो कंपनीज़ का जिक्र है। पहला है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़, जो कि अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है उसकी सब्सिडियरी है, जो अभी अभी खुली है। और दूसरी कंपनी है टोटल एनर्जी, जो कि एक फ्रेंच एनर्जी बेस्ड कंपनी है। तो क्या हुआ है कि जो टोटल एनर्जीज़ है लिमिटेड, उसने ये नई सब्सिडियरी अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको मैं बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लूँगा, अनिल ही बोलूँगा। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे अनिल कहा गया है, अनिल इसको कहा गया है अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड को, तो मैं यही बोलूँगा। तो टोटल एनर्जीज़ ने अनिल का 25% स्टेक खरीदा है, इसी पे न्यूज़ है। अब देखो, जो टोटल एनर्जीज़ है ना और अदानी है, इन दोनों का गोल क्या है। ये चाहते हैं कि अगले 10 साल यानी 2030 तक ये $70 बिलियन लगभग लगाएंगे इस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सेक्टर में, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। ये इन दोनों का गोल है। तो ये क्या कर रहे हैं कि 2019 से ही ये दोनों अपनी पार्टनरशिप बना रहे हैं, और 2019 से ही टोटल एनर्जी जो है वो अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है उसके डिफरेंट जो ग्रीन एनर्जी वाली सब्सिडियरीज़ हैं उनमें स्टेक अक्वायर कर रहा है। इसका डेटा अगर मैं बताऊं तो ये पेज नंबर 6 पे सॉरी हाँ, पेज नंबर 6 पे पूरी न्यूज़ है। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो न्यूज़ है, ये रहा। 2019 में उसने 37.4% स्टेक खरीदा अदानी गैस लिमिटेड नाम की सब्सिडियरी में। फिर उसने 20% स्टेक खरीदा अडानी टोटल गैस लिमिटेड नाम की सब्सिडियरी में, और 50% स्टेक खरीदा है सोशल एसेट का जो उसका पोर्टफोलियो है उसमें। तो ये 2019 से चलता आ रहा है। अब अभी रीसेंट क्या हुआ है कि रीसेंट में जो अनिल है, जो नया सब्सिडियरी है जिसमें अभी अभी 25% स्टेक टोटल एनर्जीज़ ने एक्वायर किया है, कितने में ख़रीदा है ये अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। तो ये जो अनिल है वो चाहता है कि हम अभी अभी एक पावर प्लांट बैठाएंगे जो $5 बिलियन की लागत से बैठेगा। वो दो गीगावाट का हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स उसमें लगे रहेंगे। अब तुम बोलोगे कि ग्रीन, अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन कहने का मतलब कि फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन यूज होगा, लेकिन वो पोल्यूशन नहीं करेगा किसी भी तरीके से, ना कंजप्शन के टाइम पे और ना ही उसको बनाने के टाइम पे। अच्छा, तो वो बनेगा कैसे? तुमने छोटे पे पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पे वाटर बनता है। अब इसका अपोजिट करोगे, जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, मतलब पानी में करंट पास करोगे, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। तो जो हाइड्रोजन निकलता है उसी को ईंधन के रूप में यूज़ करोगे, इसलिए उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं निकलता। बस उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंपनीज इसलिए वो अभी तक एक कॉस्ट एफिशिएंट ईंधन के रूप में नहीं सामने आया था। बट अब क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा नमूना जब हमने 2022 में देखा है, तो कंपनीज़ जो इतनी बड़ी बड़ी हैं, जो टॉप की कंपनीज़ हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज किया है, वो अब क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए उन्हीं से मतलब नहीं होता। वो बस देख रहे हैं कि हाँ, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, अब जो होगा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, वो जाएगा ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो वो अब अपना अगले 10 साल का गोल सेट किए हैं कि हम ग्रीन एनर्जी में वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर बनेंगे, और उन्होंने अपना गोल साफ साफ बताया भी है, तो तुम देख सकते हो ये कंपनियाँ कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया रशिया एपेक्स बैंक्स टू वर्क ऑन पेमेंट सिस्टम दिस वीक। देखो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जब यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो एक जो सबसे बड़ा न्यूज़ सामने आया था, जो कि थोड़ा सा डबल था, मतलब दोगलापन एक होता है ना कि जो बोल रहे हो वो कर नहीं रहे हो, वो टाइप वाला। वह ये था कि यूएस और यूरोप ने सबसे पहले काबिल बन के सैंक्शन लगा दिया था कि भाई अब से रशिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा है कि रशिया ने अच्छा किया भैया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम साफ़ हो तो तुम सफाई वाला काम भी करो ना। लेकिन यूएस और यूरोप मतलब एक तरीके से वही हैं, वो जो बाबा टाइप वाले लोग होते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है। उन्होंने क्या किया कि सैंक्शन लगा दिया कि तुम्हारे तरफ से कोई भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं रशिया की इस साइड की, वो सभी रशिया पे नेचुरल गैस और ऑयल को लेके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। प्लस रशिया के पास उनका बहुत सारा पैसा भी था जो उन्हें वापस चुकाना था। तो उन्होंने काबिल बनकर सैंक्शन तो लगा दिया कि तुम उनके साथ जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं होगा। एक होता है ना, मैं इस टाइम तो भूल गया हूँ, बट एक कंपनी है, मैं तुम्हें बताता हूँ, 1 मिनट को। अच्छा, तो वो स्विफ्ट है जो कि बेल्जियन बेस्ड कोऑपरेटिव कंपनी है जो ट्रांजैक्शन अवेल करवाती है। वो बस ये करती है कि वो मैसेज सिक्योरली ट्रांसफ़र करती है। देखो होता यह है कि पैसा एक्चुअल में ट्रांसफ़र होने में बहुत टाइम लगता है, तो प्रोसेस फास्ट करने के लिए पैसा तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता। जो ट्रांसफ़र होता है वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है। जैसे करेंसी वर्क करती है ना, कि एक्चुअल में गोल्ड मूल्य जो है वो करेंसी यानी नोट का तब तक रहता है जब तक गवर्नमेंट चाहती है, यानी एक्चुअल में उसको कोई मूल्य नहीं है। इसी तरीके से जब पैसे तुम इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करते हो तो एक्चुअल में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। बात होता है तुम्हारे वचनों का, जो तुम जो गवर्नमेंट प्लेज करती है और आरबीआई का गवर्नर उस पर जो साइन करता है, उस चीज़ का महत्व है ना। तो जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है उस चीज़ का महत्व है। तो उस मैसेज को कोई और इंटरप्ट करके हैकर्स उसे मैनिपुलेट ना करें, इसके लिए वो मैसेज जो होता है वो उसको ट्रांसफ़र करना सिक्योरली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो स्विफ्ट है, बेल्जियन की कंपनी जो कोऑपरेटिव कंपनी है, वो उसने ये चीज़ सबसे पहले स्टार्ट की थी शायद फेडरल बैंक की मोनोपोली ख़त्म करने के लिए। तो वो मैसेज एक्चुअली सिक्योरली ट्रांसफ़र करती है। तो मैंने इतना बैकग्राउंड बताया बस इसीलिए ताकि तुम समझ पाओ कि ये जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। एक्चुअली इंडिया और रशिया के जो एपेक्स बैंक है, यानी जो सेंट्रल बैंक है, इधर का आरबीआई और उधर का बैंक ऑफ रशिया, तो ये दोनों मिलके ना एक मीटिंग करने वाले हैं दिल्ली में, जिसमें इधर और उधर के दोनों तरफ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े हेड लोग मिलेंगे और बात करेंगे कि हम अकाउंट खोलेंगे। तो जो सैंक्शन लग चुका है पूरे दुनिया में, वो बस यही लगा है कि अब सारे देश इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट का यूज करते थे, और स्विफ्ट है बेल्जियन की कंपनी, और बेल्जियन यूएसए के कह लो, मतलब यूनाइटेड नेशंस के प्रभाव में आता है, तो वो उन्हें यूज़ नहीं करने देगा। स्विफ्ट बंद तो सब बंद। लेकिन ये रशिया है, हाँ, उसका पहले भी एग्जिस्ट करता था, जैसे चाइना का करता था स्विफ्ट का अल्टरनेटिव, बट वो उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते, या फिर शायद नाम बदल के उसी को यूज़ कर रहे होंगे। तो देखो दो चीज़ें हैं, लोरो और नोस्ट्रो अकाउंट्स। इसमें क्या होता है कि या तो इन्हीं दोनों किसी कंट्री में एक बैंक खुलेगा जो कि सामने वाले देश की कंट्री का बैंक अकाउंट होल्ड करेगा, या तो किसी तीसरे देश में एक बैंक रहेगा जो इन दोनों बैंक के अकाउंट्स को होल्ड करेगा। ठीक है,
तो यही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में से कोई एक वो चूज़ करेंगे, इस पर भी बात चल रही है और यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि वो दोनों मिल के इस बात पे बात करने वाले हैं कि उनका पेमेंट सिस्टम वर्क कैसे करेगा आफ्टर दीज सैंक्शन। अच्छा, इंडिया को क्यों ज़रूरत पड़ी और रशिया को क्यों ज़रूरत पड़ी? देखो, इनके बीच में वो जो क्रूड ऑयल, देखो इंडिया ने एक तरीके से अपोज नहीं किया था, न्यूट्रल रहा था, क्योंकि वो भी यूएसए और यूरोप के स्वभाव को जानता है, ये कूटनीति है तो वो जान चुका है। तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रल रहता है अब हमेशा, ना अपोज करता है ना सपोर्ट करता है। तो रशिया भी जो उनका क्रूड ऑयल सप्लाई है ना, वो अभी तक काफ़ी बंद था। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस न्यूज़ का ये है ना कि जब पेमेंट सिस्टम कामयाब हो जाएगा, काम करने लगेगा, बहुत सारी शिपमेंट्स से जो चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रूड ऑयल ट्रांसफ़र होगा, उससे हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब सप्लाई बढ़ेगी, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी और फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल काफ़ी हद तक होगा आने वाले टाइम पे। और ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए मैंने इसे रेड से मार्क किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है, बर्थ डेथ डेटा टू बी आधार लिंक्ड। देखो, इस न्यूज़ में बस इतना है ना कि अभी जो UIDAI है, जिन्होंने आधार इंसेप्ट किया था, आधार का कॉन्सेप्ट, वो क्या करने जा रहे हैं कि 2 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पहला, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, जो अभी 5 साल का है, 5 साल तक होने तक उसका आधार का बायोमेट्रिक करवा दिया जाएगा घर घर जाके, और फिर 18वें साल, जब 18 साल का होगा तो उसे अपग्रेड किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि 5 से 18 साल में जो तुम्हारी बायोमेट्रिक्स होती हैं, उनमें थोड़े चेंजेस आते हैं। तो जो परसेंट मैच होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 80%, वो तुम अगर 18वें साल पे अपग्रेड नहीं करोगे तो वो हो जाएगा 63 to 50%, जो कि अनमैच कैटेगरी में जाता है। तो बेसिकली वो अपग्रेड करेंगे, क्योंकि 18 साल के बाद लगभग सारे बायोमेट्रिक्स तुम्हारे नेचुरल लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। तो ये एक प्रोग्राम है। और दूसरा ये है कि जो भी डिसीज़्ड वंस हैं, डिसीज़्ड मतलब जो लोग मर चुके हैं, स्पेसिफिकली पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, और ये क्यों किया जा रहा है मैं बता रहा हूँ। तो उनके आधार कार्ड को इनएक्टिव घोषित करना, इसके लिए वो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके इसके लिस्ट निकालना है। तो देखो, ये किया क्यों जा रहा है, सिंपल सी बात है, मिसयूज़ को रोकने के लिए। अब चाइल्ड का क्यों, और जो मर गए उनका क्यों? जो मर गए हैं उनका तो बहुत सिंपल सी बात है कि पैंडमिक टाइम पे जितने भी सब्सिडी या फिर इंसेंटिव जनता को वेलफेयर स्कीम के द्वारा दिया जा रहा था, उसका मिसयूज हो रहा था। जो लोग मर गए थे उनके आधार कार्ड पे भी उनके नाम पे पैसा ले जा रहा था। और जो पेंशन है, तो जो लोग मर गए हैं वो पेंशनर स्कीम से बाहर हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनके पहचान पत्र के नाम पे वो पैसा अभी भी ऐंठा जा रहा है। तो ये एक दिक्कत की बात थी। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्यों? तो छोटे बच्चों की पहचान करना कि वो इंडियन सिटीज़न ही है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इसमें दिया नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड जानता हूँ इसका। होता ये है कि बॉर्डर जो कि एक दो तरफ से बहुत ज़्यादा होता है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से। तो क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को वो लोग ट्रेन करके और फिर यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ पे वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में निकल जाते हैं, आर्मी में चला गया, कोई कहीं कहीं तक पहुँच जाता है, और फिर वो यहाँ से डेटा ब्रीच करते हैं। और मेन चीज़ होता ये है कि उनकी पहचान पत्र नहीं रहती है, और उन्हें तो वो यहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं। और इस तरीके से डेटा इन्फिल्ट्रेशन का केस बढ़ता जा रहा है, टेररिस्ट अटैक होते हैं, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तो इन सारी चीज़ों के मिसयूज़ को रोकने के लिए ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जाना है। ये रहा ये वाला न्यूज़। अगला न्यूज़ है RBL स्लैम्स लिंकिंग न्यू CEO टू एसेट क्वालिटी चैलेंजेस। देखो, इस न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है ना कि 2021 के टाइम से ही सबसे पहले स्टार्ट ऐसे हुआ था कि अचानक से एक बार क्या हुआ कि उसके
कंटेम्प्ररी सीईओ आरबीएल बैंक के विश्वजीर आहूजा या ऐसे ही उनका नाम था। मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। शायद वो गायब हो गया, शायद, हाँ, आई एम सॉरी। खैर, तो जो कंटेम्प्रेरी सीईओ थे उन्होंने अचानक से एक दिन रिज़ाइन दिया और मेडिकल लीव पे चले गए। तो आरबीआई ने नया सीईओ अपॉइंट किया आरबीएल बैंक का। तुम्हें पता होगा एक प्राइवेट बैंक का जो सीईओ होता है वो उसके जो मेन बोर्ड वाले होते हैं वो करते हैं ना, आरबीआई इंटरवीन नहीं करता है। लेकिन जब आरबीआई इंटरवीन करता है तो उसके शेयर्स नीचे की तरफ प्लंज कर जाते हैं, क्योंकि लोग शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है इसकी। और एसेट क्वालिटी का क्या मतलब होता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि एसेट क्वालिटी को अगर एसेस करना हो, तुम्हें समझना हो, तो ये एक लाइन में तुम समझ सकते हो कि अगर बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही है, इसका मतलब उसका एसेट क्वालिटी भी सही है। तो अगर आरबीआई इंटरवीन कर रहा है मतलब वो उससे नाखुश है, या तो वो रेट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, लोन्स को सही तरीके सही गाइडलाइन से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, और वैसे भी इसका जो एनपीए था ग्रॉस या नेट वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से लोगों ने इस पे अपनी जो वो होती है ना विश्वास, वो दिखाना बंद कर दिया। इसी वजह से इसका शेयर डाउन होता जा रहा है 2021 से ही। और एक बार फिर से ये न्यूज़ में है इसी चीज़ को लेके, और एक बार फिर से आरबीआई ने इंटरवीन किया है और एक नया सीईओ अपॉइंट किया है, आर सुब्रमण्या कुमार इस बार। और ये न्यूज़ एक बार फिर से आया है। लेकिन आरबीएल एज अ बैंक ने इन सारी चीज़ों को नकारा है और कहा है कि भैया नया सीईओ आया है, इसका मतलब एसेट क्वालिटी चैलेंजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा लिखा है कि आरबीएल स्लैम्स, आरबीएल ने मना कर दिया, इस बात को नकार दिया, लिंकिंग न्यू सीईओ टू एसेट क्वालिटी चैलेंजेस। ठीक है, तो ये था न्यूज़। अगला न्यूज़ है क्रोमा सेल्स, एक मिनट, ये वाला, क्रोमा सेल्स surge 53% to cross $1 billion in FY22 but net loss widens। देखो इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि सेल्स बढ़ा है बट लॉस भी बढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है ना, जब कंपनी कॉस्ट प्राइस से सेल्स प्राइस का जो मार्जिन होता है ना उसे कम करने लगती है ताकि उसके सेल्स बढ़ें, ताकि और लोग आके उसके प्रोडक्ट खरीदें, ताकि कंपटीशन, बाकी जो कंपटीटर्स हैं उसके कंपैरिजन में उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस हो वो नॉर्मल हो, तो सेल्स बढ़ते हैं। बट जो मार्जिन तुम कम कर रहे हो उसकी वजह से लॉस भी बढ़ने लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सेल हो रहा है इसका मतलब तुम प्रॉफिट ही कमाओगे, ऑब्वियसली वो मार्जिन पे डिपेंड करता है। तो कारण यही है, तो इसीलिए लिखा है। और देखो अभी जो FY22 है ना, इसमें इसका जो सेल्स है वो 53% बढ़ के इतना 8,337 करोड़ रुपए हो गया था, जो कि लास्ट फिजिकल ईयर इसका 33% था। यही एक न्यूज़ था इसका। ठीक है, और हाँ मैं बता दूँ, क्रोमा जो है ना वो टाटा ऑन्ड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन्फिनिटी रिटेल, उसका एक चैन ऑफ स्टोर्स है, मतलब इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा है। ठीक है, और जो क्रोमा है ना वो नाम है शॉप्स का, जो कि इन्फिनिटी रिटेल के अंदर आता है। अच्छा हाँ, क्रोमा में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ है ये वाली, बजाज ऑटो डिफर्स शेयर बायबैक, शेखर बजाज स्टेप्स डाउन। देखो जो शेखर बजाज है ना, और बजाज ऑटो के हेड, मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्होंने अभी लीव ले लिया है, कह लो रिज़ाइन करने वाले हैं वो। ठीक है, तो अभी इसमें ये बोल रहा है कि बजाज ऑटो के जो शेयर्स हैं ना वो 7% निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में धुड़ुम करके नीचे गिर गए। ऐसा हुआ क्यों? देखो इन्होंने पहले अनाउंस किया हुआ था कि हम शेयर बाईबैक करेंगे। शेयर बाईबैक क्या होता है? शेयर बाईबैक का मतलब होता है अपने ही शेयर्स को खुद ही खरीदना। ऐसा कंपनी करती क्यों है? डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। या तो देखो मेनली वो इसलिए करती है ताकि वो अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा सके। मतलब देखो
वो एक तरीके से जो सप्लाई है उसे खींच रही है अपने मतलब जितने शेयर्स तुम देना चाहते हो मार्केट में उतने नहीं दे रहे हो, तुम अपने ही शेयर्स खरीद के रख ले रहे हो। तो क्या कर रहे हो कि तुम डिमांड पैदा कर रहे हो, और डिमांड पैदा करोगे तो शेयर्स की प्राइस जो होगी वो बढ़ेगी। और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के लिए कह लो, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ रही है, या फिर अपनी कंपनी को ज़्यादा लुक्रेटिव दिखाने के लिए। तो यही सारा रीज़न था जिससे उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब बढ़ती। बट अभी क्या हुआ, इस चीज़ को डिफ़र्ड कर दिया गया, क्योंकि इनके जो मेन हेड है ना वो बीमार चल रहे हैं, और डिसीजन अथॉरिटी शायद थोड़ी ढीली हो गई है, थोड़ा भी अंदर अंदर कुछ चल रहा होगा, डिफरेंट इश्यूज़ हो रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने अभी डिफ़र कर दिया, और इस वजह से उसका जो डिमांड था, उसकी जो एक लेवल था उसके प्राइस का, वो शेयर प्राइस का, वो धड़म करके नीचे गिर गया, और वो सबसे नीचे था निफ्टी और सेंसेक्स में। यही लिखा हुआ है बस। अगला न्यूज़ है होलसेल इन्फ्लेशन इनमें बढ़ के हो गया है 15.8%, जो कि मार्च में था 15.08%, और 15.8% जो है वो 30 ईयर हाई पे है 1991 के बाद से। बस ये लिखा हुआ है। इसका मेन रीज़न जो बताया है वो यही बताया कि क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं इस वजह से। नेक्स्ट न्यूज़ है कि CCI अलाउज ऑल शेयर स्टेक 100% शेयर स्टेक टू बाई एयर एशिया इंडिया। तो यहाँ पे दो कंपनियां हैं। पहला है एयर इंडिया, जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की एक होली ऑन्ड सब्सिडियरी है, ठीक है। और दूसरी कंपनी है अलग एयर एशिया इंडिया, और वो कौन है? एयर एशिया इंडिया जो है वो एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है उसका पूरा नाम, जो कि मलेशियाज़ एयर एशिया ग्रुप का एक पार्ट था, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में 83.67% स्टेक टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर किया था एयर एशिया इंडिया का, ठीक है। मैं एयर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एयर इंडिया टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का ही है। तो 83.67% स्टेक एयर एशिया इंडिया का टाटा सन्स के पास ही था, और 16.33% वो एयर एशिया इंडिया का खुद का था। लेकिन अब CCI ने अलाउ कर दिया है कि वो 16.33% भी आप ले लो टाटा सन्स को, कि आप ख़रीद लो, ठीक है। ये एक न्यूज़ है जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि कोचिन पोर्ट अथॉरिटी द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने अप्रूव कर दिया है 3 साल का लोन मोरेटेरियम कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को। देखो, मोरेटेरियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शासन की सहमति से किसी कार्य पर प्रतिबंध लगा देना या रोक लगा देना, मतलब 3 साल तक उसे लोन नहीं देना होगा। हुआ क्या था कि कोचिन एयरपोर्ट अथॉरिटी पे 446.83 करोड़ रुपए का लोन था, जो कि उसे 2018-19 से चुकाना था। तो 2018-19 और 2019-20 10 इंस्टॉलमेंट में, तो वो 2018-19 और 19-20 का चुका देता। पर 2020-21 से जो पैंडमिक आया उससे जो हुआ, ट्रैफिक इनफ्लो कम हो गया, और उसके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो वो क्या कह रहा है कि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 ये जो 3 साल हैं, इन 3 सालों पे उसे लोन नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म था, इसके लिए मैंने तुम्हें ये न्यूज़ बता दिया। देखो, आज का जो लास्ट क्रीम टॉपिक है वो ये है कि इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2020-21 में 4.2% था। और तुम्हें लग रहा होगा ये बढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल डेटा अगर मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ वो घटा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या दिखा रहा है, मतलब कोविड पैंडमिक पे सब कोई बोल रहा था कि जॉब लॉस हुई है, ये क्या बोल रहा है? मुझे भी यही लगा पढ़ के। मैं बस तुम्हें डेटा बताता हूँ। देखो, इस मंगलवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना पीरियोडिक लेबर वर्कफोर्स सर्वे रिलीज़ किया, ठीक है। इसको जो ऑब्ज़र्व किया गया था वो मॉस्पीज़ एनुअल PLFS के द्वारा किया गया था। अब ये कंपनी है कोई
जो होता है ना, मिनिस्ट्री अपने काम को आउटसोर्स करती है किसी कंपनी को, तो ये वही है। तो उन्होंने ये पाया कि 2000 2019-20 में ये 4.8% था, जो कि 2020-21 में 4.2% दिखा रहा है। वो 2018-19 में 5.8 था, और 2017-18 में 6.1 था। मतलब पैंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा नहीं है, बढ़ा है। बट अभी ये 2020-21 का सर्वे है, राइट। 2021-22 का आएगा तो देखा जाएगा। और हाईलाइटेड टॉपिक अगर मैं बताऊं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है, ये डिफाइन होता है परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग परसेंटेज ऑफ, देखो मतलब क्या, अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, ये होता है अनएम्प्लॉयड रेट। और फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन 25.1 था इस 2020-21 का, जो कि पहले कम था, 22.8 था। उससे पहले और कम था, 18.6 था। उससे पहले और कम था, 17.5 था। जो कि ये दिखाता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, जो फीमेल लेबर फोर्स है, वो बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली भाई, मतलब जेंडर रेशियो तक बढ़ गया है। पहले जो हम लोग रट के बैठे थे कि 1000:921 है मेल इज टू फीमेल का रेशियो, वो अब 1000:1021 हो गया है, या फिर 1022 हो गया है रिसेंट सर्वे के हिसाब से। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो ये भी नोट डाउन कर लेना। तो ये था, ठीक है, आज का लास्ट न्यूज़। और मैं न्यूज़ ख़त्म करता हूँ। और सॉरी मैंने बहुत लेट पोस्ट किया है। मैं बाकी के फाइनेंशियल न्यूज़ जैसे मैंने बताया था दूसरे पार्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है। सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई